इधर से उठ जाओ, तुम आ गए। हाँ गाड़ी बदल देते हैं तुरंत। फुटबॉल देखा तुमने क्या? हाँ नहीं देखे क्या? फुटबॉल और क्रिकेट यही करता है, जो बढ़िया परफॉर्म नहीं करता उसको तुरंत बुला लिया जाता है। Thermochemistry and energetics, देखिएगा, in this branch of chemistry deals with energies, ठीक। उस एनर्जी को अपन लोग नाम देंगे अलग अलग तरीके की एनर्जी, लेकिन बेसिक नाम होगा एंथैल्पी। क्या बात करेंगे? एंथैल्पी। बेसिक बात अगर मैं तुमसे कहूं तो क्या हम लोगों ने डेल्टा एच पढ़ रखा है? डेल्टा एच को चेंज इन एंथैल्पी बोलते हैं, डेल्टा ई को चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि ना इंटरनल एनर्जी निकाली जा सकती है किसी सिस्टम की, और ना ही एंथैल्पी, केवल चेंज को निकाला जा सकता है। क्या निकाल सकते हैं? चेंज। अब मेन कहानी समझिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं जो हम लोगों ने पढ़ा है, अगर डेल्टा Ng पॉजिटिव, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन की बात कर रहे हैं, केमिकल एक्टिविज्म में भी काम किए थे, डेल्टा Ng अगर पॉजिटिव है तो जनरली देखा जाता है डेल्टा H जो है रिएक्शन वो भी कैसा आता है? पॉजिटिव। यानी रिएक्शन किस टाइप की कहलाएगी? एंडोथर्मिक। और डेल्टा Ng अगर निगेटिव है तो डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन की जनरली क्या निकलता है? मोस्ट ऑफ द केसेस में निगेटिव। और क्या हम इसे बोलते हैं इस तरीके की रिएक्शन को? एक्सोथर्मिक। क्लियर है बात? अब रुके रहिए। क्या ये बताओ, हम लोगों ने बात किया था डेल्टा Ng की वैल्यू पता है क्या होता है? गैसियस प्रोडक्ट का कोफिशिएंट का सम माइनस गैसियस रिएक्टेंट के कोफिशिएंट का सम, उसको लेते हैं क्या? ठीक बात। अब मुझे ये बता दो, ये बताओ जितनी भी डिसोसिएशन रिएक्शंस, और कैसे समझो, जितनी भी फॉर्मेशन वाली रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन फॉर्मेशन, जनरल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन रिएक्शन जितनी भी हो वो जनरल किस नेचर की हो? एक्सोथर्मिक। क्यों? उसमें हीट हमेशा इवॉल्व। दूसरा, जितनी भी डिकम्पोजिशन वाली, डिकम्पोजिशन और डिसोसिएशन में अंतर है ना? डिकम्पोजिशन वाली होगी, यानी टूट के मॉलिक्यूल ही बनेगा, वो सारी की सारी कैसी होंगी? हमेशा एंडोथर्मिक। ठीक। यानी डेल्टा H इनके लिए हमेशा निगेटिव होगा और इनके लिए डेल्टा H हमेशा पॉजिटिव। जितने भी एसिड बेस टाइट्रेशन हो, क्या एसिड बेस, क्या एसिड बेस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन बोल रहे हैं? इसी तरीके की रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रलाइजेशन। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, या वीक एसिड है, वीक बेस। सीधा फंडा है, एनर्जी तो निकलेगी ही निकलेगी, कम निकले ज्यादा निकले इससे कोई मतलब अपने को भी नहीं है। उसके अलग सेक्शन है पूरा न्यूट्रलाइजेशन का, वो पढ़ेंगे। यानी ये प्रोसेस हमेशा कैसा होगा? एक्सो। डेल्टा H का जो वैल्यू है वो हमेशा आएगा निगेटिव। एक बार जो हमको पता है उसकी बात करें। अगला आयनाइजेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन जब निकलता है, बोलो तो क्या ये आयनाइजेशन पोटेंशियल वाली रिएक्शन है? तो आईपी बोलते थे। ये हमेशा कैसी हो? एंडोथर्मिक। यानी डेल्टा H हमेशा इनके लिए क्या होगा? पॉजिटिव। क्लियर? अगला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसा टर्म? बोलो। जनरल केस की बात करेंगे तो कैसा है? एक्सोथर्मिक। हमेशा एनर्जी क्या होती है? रिलीज ही होती है। तो इसका मतलब अगर कोई एलिमेंट है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाए? E माइनस, तो इसका सीधा सा मतलब है डेल्टा H का वैल्यू हमेशा क्या होगा?
निगेटिव, यानी हम उसे क्या मानेंगे एक्स। छापो तो अभी तुम्हें ढूंढ के बताना है। हाइड्रोजनेशन याद है, हीट ऑफ, अरे यार ऑर्गेनिक में पढ़े भाई तो एल्कीन के लिए बोलो ना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात कर ले या कंबशन की बात कर, बोलो दोनों में ही अगर बात किया जाए तो ये दोनों कैसे प्रोसेस होते हैं, एक्सोथर्मिक, और हमेशा डेल्टा एच क्या होगा, हमेशा डेल्टा एच क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यानी किसी का हाइड्रोजनेशन हो रहा हो, एल्केन वो एल्कीन का एल्काइड का, अच्छा एक बात और बताओ, हाइड्रोजनेशन हो रहा है या कंबशन हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक। एक बात मुझे बताओगे कि एक्सोथर्मिक वाली जो रिएक्शंस हैं उनका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा कि एक्सो वाले, एक्सो वाले का, बोलो अब क्यों, बेसिक बात है क्या, एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच निगेटिव तब आएगा, मैंने आपको डेल्टा एच क्या बताया, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा चुके हैं भाई साहब, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो P माइनस R की बात कर रहे हैं और निगेटिव आना है, यानी प्रोडक्ट की एनर्जी कम और रिएक्टेंट की ज्यादा, और जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो क्या अगला टर्म हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, product of exothermic reactions are relatively more stable with respect to endothermic reaction. With respect to endothermic रिएक्शन हमेशा रिलेटिवली क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल, ये याद रख, मतलब सुनो सुनो सुनो, सवाल की बात करते हैं, एक सवाल लिखिए, तारीफ की बात, सवाल लिखिए, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी डेल्टा एच मानेगा, क्या मानेंगे, डेल्टा एच, सवाल नोट करिए, standard enthalpy of formation of O3 gas, comma CO2 gas, comma ammonia gas, comma HI gas are given below, are given below, क्या दिया है देखना, डेल्टा एच O3 का, डेल्टा एच CO2 का, डेल्टा एच अमोनिया का, डेल्टा एच HI, जाहिर सी बात है डेल्टा एच को बोल रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अभी सवाल बात आपकी बात पे बात करें, पहले सवाल, वैल्यू गिवन प्लस 142 किलोजूल पर मोल माइनस 393 किलोजूल पर मोल माइनस 46 किलोजूल पर मोल प्लस 26 किलोजूल पर मोल, ये डेटा गिवन है, सबका फॉर्मेशन दिया हुआ, ठीक है, एक गिवन डेटा आपके सामने है, तो सवाल पकड़िएगा, लिखिए, फाइंड आउट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, फाइंड आउट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, फाइंड आउट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। जवाब बताइए, ये बताइए क्या लाइन आपने ऊपर लिख रखी, एक्सोथर्मिक वाले प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल, बोलो ना यार, तो ये बताओ, सुन
ना क्या अदर रिएक्शन एक्सोथर्मिक। एक बात बता दे, तुम इस जुगाड़ में अगर रहे कि सवाल के बाद या सवाल से पहले थ्योरी आएगी तो इस चैप्टर का खेल थोड़ा सा अलग कर देंगे। क्या इसमें थ्योरी सवाल, सवाली थ्योरी और थ्योरी ही सवाल है, बस तुम्हें भी अंदाजा हो जाएगा 15 मिनट। क्या जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, क्या डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, ये बताओ एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच, पहली चीज ये बताओ डेल्टा एच क्यों है, वो डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट। तो ये बताइए क्या एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस का मतलब है स्टेबिलिटी, इसकी प्रोडक्ट, बोलो बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन किसके लिए? एक्सोथर्मिक। क्यों? जितनी ज्यादा हीट निकलेगी उतना ज्यादा प्रोडक्ट स्टेबल हो। क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ, कल को अगर आ जाए क्या रिएक्टेंट होगा बेटा, बोलो मेरे लाल, होगा। तो क्या ये बताओ जितनी ज्यादा डेल्टा एच निकलेगा उतना कम रिएक्टेंट स्टेबल होगा, क्योंकि प्रोडक्ट उतना ज्यादा स्टेबल। क्लियर कट मामला। इसी का उल्टा एंडो में हो जाएगा, इसी का उल्टा। ये सवाल तो दो पॉइंट का है, कोई औकात ही नहीं है इसमें सारा थे एंडोथर्मिक के लिए। ये बताओ क्या एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट कम स्टेबल होता है, बोलो ना, प्रोडक्ट एक्सोथर्मिक में ज्यादा स्टेबल है, तो एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट क्या होगा, कम स्टेबल। यानी डेल्टा एच एंडो वाला, कौन सा वाला, एंडो वाला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस से समझ जाओगे स्टेबिलिटी, एंट्रोपी नहीं है, क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, बोलो बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। यानी ये सवाल किसी भी फॉर्मेट में दिया जा सकता है, एंडो के टर्म में, रिएक्टेंट के टर्म में, प्रोडक्ट के टर्म में। अभी सवाल में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। उसने कहा है इनको इनकी स्टेबिलिटी के क्रम में लगाओ, तो ये सब बने होंगे। फॉर्मेशन का मतलब ये सब क्या है, प्रोडक्ट है, फॉर्म हुए ना, ये सब क्या है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी की अगर बात कर रहा है तो हम किसको पकड़ लेंगे, एक्सोथर्मिक। किसको, एक्सोथर्मिक। तो यानी डेल्टा एच जितना ज्यादा होगा प्रोडक्ट उतना ज्यादा स्टेबल। अब सुनना, लेकिन एक्सो वाला डेल्टा एच लेंगे, यानी कि ज्यादा का मतलब माइनस में जाता, इसमें माइनस में। केमिस्ट्री है बेटा, गणित नहीं लगेगी इसमें। मैंने आपको बताया एनर्जी निकले माइनस जितना ज्यादा होगा यानी उतनी ज्यादा निकली, प्लस का मतलब उतनी ज्यादा एब्सॉर्ब। ठीक, आई इन सब माइनस वाले कौन कौन, एक तो यही तो है, तो पहले इनको पकड़ ले। तो क्या ये दोनों के दोनों एक्सो हैं, बोलो, और ये वाले जो दोनों, ये लोग, क्या ये दोनों एंडो हैं, तो ज्यादा स्टेबल कौन, एक्सो में भी ज्यादा स्टेबल कौन, जिसकी एनर्जी ज्यादा, यानी कि ज्यादा एनर्जी रिलीज करे, तो सबसे ज्यादा CO, फिर अमोनिया, फिर रुके। अब कौन है, एंडो वाला। एनर्जी ज्यादा हो यानी कि देनी कम पड़े, देनी कम पड़े। अब यार ये बताओ, एंडो में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जब ज्यादा हो तो क्या एनर्जी कम, यही तो मतलब है। तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी हो, जिसकी एनर्जी कम हो। यानी फिर कौन आएगा, H, और लास्ट में कौन जाएगा, ओजोन। और क्या यही कारण है, इसी वजह से डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर थोड़ा सा होता है। आपने कुछ लिख दे रहा, आप मुझे बता दें। C2H2 प्लस 5/2O2 is 2 times CO2 प्लस H2O। दूसरी रिएक्शन NaOH
plus HCl gives NaCl plus water. तीसरी रिएक्शन H plus H gives hydrogen. चौथी रिएक्शन N2 plus O2 gives N2O2. पांचवी रिएक्शन 2 times KClO3 gives 2 times KCl plus 3 times O2. छठी रिएक्शन NaCl plus water gives NaOH plus HCl. सातवां अमोनिया गैस gives नाइट्रोजन एटॉमिक plus 3 हाइड्रोजन एटॉमिक गैस. आठवां Na minus electron gives Na plus. नवा O plus electron gives O minus. दसवां half N2 plus 3/2 H2 gives ammonia. बस 10 है, बता दो. बेसिक बात याद रखो कि अगर तोड़ने में एनर्जी लगती है और कुछ बन रहा है तो एनर्जी निकलती है. लिख पाए? रिएक्शन का नाम लिखना है और साथ में रिएक्शन का टाइम. एक्सो याद देखना भी. आप ये बताओ, देख के चलना. पहली रिएक्शन की अगर बात करें तो क्या ऑक्सीजन प्रेजेंस में जलाया जाएगा किसी हाइड्रोकार्बन तो क्या वो CO2 और वाटर दे रहा है? ऐसी रिएक्शन को क्या कंबशन को बोलो बेटा? कैसी रिएक्शन? कंबशन. तो कंबशन रिएक्शन जितनी भी होगी वो सारी की सारी किस नेचर की होंगी? एक्सो. क्लियर है? इधर आ. क्या एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं यानी ये न्यूट्रलाइजेशन है. बोलिए कैसी रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक. एनर्जी हमेशा रिलीज. यहां क्या हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ रहा है? बोलिए. तो कुल मिलाकर तो क्या ये रिएक्शन फॉर्मेशन ही तो है, यानी बना ही तो रहे हो कुछ. तो अगर कुछ बना रहे हो तो हमेशा क्या हो? एक्सो. इधर आपने N2 plus O2 gives N2O2. बना तो फॉर्मेशन हो, वो तो फॉर्मेशन हो, लेकिन इसके लिए हम लोगों ने अलग से बात कर रखी है. एंडोथर्मिक रिक्वायर्ड है आपको कि जनरली फॉर्मेशन आर एक्सोथर्मिक बट इन केस ऑफ N2O2 कैसा प्रोसेस होगा? बात समझ में आ रही? तो याद रखना है रीजन क्या था? N ट्रिपल बॉन्ड N की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा. रीजन
N ट्रिपल बॉन्ड N को तोड़ने में कुछ ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाती है जितनी उधर निकल नहीं पाती। तो इसका मतलब नेट में रिएक्शन क्या होगा? N2। भाई सीधा सा मतलब है एक्सो के लिए जितना खर्चा किए लगेगा तो खर्चा ही, लेकिन खर्चा किए हो और निकला ज्यादा तो फायदे में रहे तो एक्सो और नुकसान हुआ तो N2। सीधा सा फंडा है भाई। जब कुछ बनेगा तो कुछ एनर्जी तो रिलीज करेगा ही करेगा। लैटिस एनर्जी पढ़ चुके हैं अपन लोग, लेकिन हम बात करते हैं ओवरऑल। यहाँ क्या है? KCl टूट रहा है यानी ये रिएक्शन डिसोसिएशन, बोलो ना यार। तो अगर डिसोसिएट हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में अपन लोग बात कर रहे हैं तो क्या ये रिएक्शन हमेशा इंडो रहेगी? क्योंकि एनर्जी लगेगी ना। इधर आई, ये क्या है? सॉल्ट है, बोलो। और वाटर के साथ करा रहे मतलब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्या नाम देंगे? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। जितने भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है वो सारे कैसे होते हैं? एक्सो एनर्जी रिलीज। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को क्या मानेंगे? एक्सो। चले 7वां नंबर बेटा, आइए बिल्कुल बेसिक में रहेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। अमोनिया था, क्या था? अमोनिया था। मान लो तुम कभी फंस जाओ, जैसा मैं तुम्हें यहाँ बता रहा हूँ, अगर उतनी बुद्धि तुमने लगा ली तो काम बन जाए। ये बताओ, इन्होंने कहा ये अमोनिया है, बोले ठीक है। बोले क्या बना रहे? बोले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। बोले अच्छा। बोले नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना रहे यानी अलग अलग कर रहे हो, यानी क्या किए हो? तोड़े हो गए। एनर्जी लगती है कि निकलती है? लगती है। यानी ये क्या है? डिसोसिएशन। और क्या? बॉन्ड का डिसोसिएशन। बोलो बेटा, तो क्या बोलेंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन। रिएक्शन का टाइप भी याद रखते चलना। यानी कि सुन लो, इसमें मैंने क्या किया? तुम्हारा टाइम बचा दिया। कैसे? मैं पढ़ा था ये पुरानी रिएक्शन को सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, इसको कंबशन बोलते हैं, इसको हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। इससे अच्छा एक ही बात करा तो बवाल खत्म करो ऐसे। हाँ, तो बॉन्ड टूट रहा है यानी बॉन्ड डिसोसिएशन, और बॉन्ड डिसोसिएशन है यानी एंडोथर्म। ये Na सुनना, यहां लिखा है माइनस। माइनस का मतलब निकलना, माइनस का मतलब निकलना, यानी Na से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। बहुत लोग कहेंगे हम इसको देख के बताते हैं क्या अच्छी बात। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो क्या ये आयनाइजेशन हो रहा है? बोलो, तो क्या यहाँ आयनाइजेशन पोटेंशियल वाली बात है? तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की अगर बात करेंगे तो हमेशा कैसा होगा? क्योंकि एनर्जी हमेशा देनी पड़ेगी। इधर कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला चक्कर है? बोलो। और इस केस में अगर बात करेंगे तो हमेशा एनर्जी रिलीज हो, यानी एक्सोथर्म। इधर N2H2 मिलके क्या बना रहे हैं? अमोनिया। ये क्या है? फॉर्मेशन। क्या है? फॉर्मेशन। एंडो लिखेंगे, एक्सो लिखेंगे, सोच के बताना। इस बार एक्सो, ये क्या है? फॉर्मेशन है। क्या लिखते हैं? क्योंकि ये हम लोगों ने केमिकल लिखी। और एक बात बताओ, अगर यील्ड ऑफ अमोनिया बढ़ाना है तो यहां बात कर लेंगे ना। यील्ड ऑफ अमोनिया को क्या करना है? इंक्रीज करना। केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ के आए यार। तो अब ये तुम मुझे बता दो टेंपरेचर और प्रेशर क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लीच एंड टेल प्रिंसिपल के हिसाब से अगर टेंपरेचर को घटा दें, रिएक्शन उस डायरेक्शन में भागेगी जहां एनर्जी या हीट इवॉल्व हो रही है। एक्सोथर्मिक तो आगे इवॉल्व हो रही है, यानी टेंपरेचर को क्या कर दें? हटाया तो रिएक्शन कहां गई? क्लियर है? अगला प्रेशर के रिस्पेक्ट में बात करें, प्रेशर को अगर बढ़ा लो तो प्रेशर के बढ़ाने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां गैसियस मोल कम बन रहे हो। इधर 2 बन रहे हो, इधर 1, यानी प्रेशर को क्या कर दो? बढ़ा दो। तो अभी कहां जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। दिस इज कॉल्ड हेबर्स प्रोसेस।
रिएक्शन है तो हम उसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन टर्म का प्रयोग कब कर पाएंगे? हीट ऑफ रिएक्शन। समझ? एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मैंने कहा H2 प्लस O2 gives H2O2, बैलेंस है या नहीं? बोलो, रिएक्शन बैलेंस है या नहीं? 100% बैलेंस है। तो पहली चीज, हीट ऑफ रिएक्शन ओनली डिफाइंड फॉर बैलेंस्ड रिएक्शन या बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। इतनी बात तो समझ ही रहे हो, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स की तो ये क्वेश्चन आ नहीं जाए। तो ओनली डिफाइंड फॉर बैलेंस्ड रिएक्शन। अब अगर ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन अगर है तो इसमें ये डिफाइंड है, वरना नहीं डिफाइंड नहीं। अगर मैं तुमसे इसके लिए डेल्टा HF, क्योंकि ये फॉर्मेशन है तो बोले इसके लिए फॉर्मेशन डिफाइंड, लेकिन अगर उन्होंने लिखा होगा नहीं डिफाइंड नहीं, क्योंकि बैलेंस नहीं, तो ये रिएक्शन बैलेंस, इसका मतलब बैलेंस के लिए केवल डिफाइंड है, बाकी नॉन बैलेंस या अनबैलेंस रिएक्शन नहीं। पहली। दूसरी बात, अगर बात किया डेल्टा HF, तो मैं यहां बोल रहा हूं रिएक्शन वर्सेस डेल्टा H। समझ ही जाओ रिएक्शन की बात। बैलेंस के लिए डिफाइंड, सुनते जाना, बड़े गौर से समझना, नहीं फिर तमाशा खत्म। रिएक्शन में किसी भी चीज से गुणा करना, क्या है? गुणा करना। रिएक्शन में उसी चीज से गुणा, यानी रिएक्शन किसी चीज से गुणा करने में डेल्टा H ऑफ रिएक्शन में भी उसी चीज से गुणा हो जाएगा। मतलब अगर इसके लिए डेल्टा HF दिया है, मान लो 100, कितना दिया? 100, किसी ने 2 से गुणा कर दिया तो 200। अब रिएक्शन के लिए 200 बोलो, तो डेल्टा H की बात कर रहे हैं, ठीक। किसी चीज से भाग देने, क्या देने पर? भाग देने, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन में भी उतने से ही भाग। क्लियर है बात? अगला गुणा हो गया, भाग हो गया, कुछ जोड़ोगे तो कभी जोड़ कैसे पाओगे? रिएक्शन को जोड़ दोगे पाओगे तो जोड़ने की सिचुएशन नहीं। अगली कहानी है रिएक्शन को रिवर्स कर, क्या करने पर? रिवर्स कर। डेल्टा H का जो भी साइन है वो बेटा क्या हो जाएगा? चेंज। साइन क्या होगा? चेंज। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। मैग्नीट्यूड में कोई अंतर आने वाला H is equal to mu Cp dP। टेम्परेचर Cp क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी। बोलो क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी। म्यू क्या है? और टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो अलग अलग चलता है सबके लिए। वहां तुम्हें पर मोल के लिए पढ़ाया गया होगा, लेकिन हम लोग म्यू पढ़ रहे हैं इसलिए हम म्यू को भी कंसीडर करें। डीटी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, सीधी सी बात। बेसिकली डीएच भी बोल सकते हैं इसको, इसमें कोई समस्या, बहुत लोग इसे डीएच। ठीक, अब जो हमें पता है उसकी बात करते हैं और हेडिंग डालते हैं किरचॉफ। क्या किरचॉफ इक्वेशन? देखिएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्ट। क्लियर है? तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ इक्वेशन, ऐसे लिखना, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ इक्वेशन
we can write delta H is equal to HP minus HR, HP minus HR. ठीक, अब डिफरेंशिएट with respect टेम्परेचर T, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए? with respect to टेम्परेचर। तो अगर डिफरेंशिएट किया तो क्या लिखोगे? डेल्टा H अपॉन dt, बोलो है ना यार, यहाँ क्या लिखोगे? d by dt, और इसमें लिखोगे HP माइनस d by dt, और यहाँ लिखोगे HR। यही तो होगा। अब ये बताओ, सुनते चलना बड़े गौर से, dH अपॉन dt क्या अप्रोक्सीमेट Cp के बराबर है? अरे म्यू का टर्म मान लो 1 है क्वेश्चन, तो क्या अप्रोक्सीमेट, जब कभी म्यू आए तो फिर कोरिलेट कर देना है, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ, dH अपॉन dt किसके बराबर है? Cp। तो क्या मैं यहाँ इसके लिए बोल सकता हूँ, Cp का मतलब समझ रहे हो, यहाँ है कांस्टेंट प्रेशर, बात समझ रहे, यहाँ तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? Cp प्रोडक्ट माइनस Cp रिएक्टेंट। बोलो बेटा, Cp का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, लेकिन यहाँ किसके किसके लिए? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के लिए अलग अलग मोलर हीट कैपेसिटी रहेगी। तो ये हमने लिखा और हम इसको ले आए हैं डेल्टा H अपॉन, और अगर तुम्हें दिक्कत हो रही होगी तो हम इसको डेल्टा H को DH भी कर सकते हैं, बट दिखाने के केवल है कि तुम्हें सीधे सीधे समझना क्या ये डिफरेंस। डेल्टा H अगर होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो क्या इसकी जगह हम डेल्टा Cp नहीं लिख सकते? चेंज इन मोलर हीट कैपेसिटी डेल्टा H अपॉन T, यही तो होगा। उतारते चलिए, पेपर में सवाल कैसे आएगा इसकी बात करें। यानी डेल्टा Cp क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और सुन लो, यहाँ पर अभी जो डेल्टा Cp टर्म आया है वो इस बात को डिफाइन भी कर देगा कि प्रोडक्ट में जितने होंगे उतनी मोलर हीट कैपेसिटी जुड़ जाएगी। ठीक है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा Cp ले लिए बाहर, अंदर ले लिए T, और दोनों तरफ कर दिए इंटीग्रेट। क्या कर दिए? अब सुनते जाना बड़े गौर से। जब टेम्परेचर T1 तो डेल्टा H1 रहा होगा, ऐसे मान। जब टेम्परेचर T2 हुआ, H2 रहा, यही तो मान। अब ये बताओ, जब हम यहाँ से सॉल्व करें तो क्या यहाँ से डेल्टा H बाहर आ जाए? ऐसा आता, अरे dx का x ही आएगा। और डेल्टा H पे जब लिखोगे तो यहाँ 1 और 2 लिखो, और ये डेल्टा Cp आएगा, अंदर से क्या है? dt से तो केवल Tg आएगा, बोलो, और T की जगह क्या लिखना है? T1 और T, यही तो लिखोगे। तो अब ये बता दो, यहाँ से जब लिखोगे तो क्या लिखोगे? डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा Cp T2 माइनस, यही तो होगा। ये आ गया हमारा फाइनल। डेल्टा H2 कब का है? एंथैल्पी है, T2 टेम्परेचर। डेल्टा H1 कब पे है? T1 टेम्परेचर। याद रखो, ये क्वेश्चन याद रखो। और अगर आपने फिजिक्स में थर्मो पढ़ा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप डेल्टा H और डेल्टा T का बीच में इतनी बात समझते होंगे, डेल्टा H का कांस्टेंट प्रेशर होता है और
और डेल्टा ई एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों को ही एंथैल्पी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी बात है। अगर इसी मैं डेल्टा एच की जगह क्या करूं डेल्टा ई, तो क्या वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आएगा? तो अगर इंटरनल एनर्जी कभी दी तो क्या हम लोग इसको लिखें, मतलब डेल्टा का कोई सिग्निफिकेंस डेल्टा भी हटा दें, H2 माइनस H1 लिख सकते हो। ये डेल्टा H रिएक्शन वाला है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो क्या E2 माइनस E1 लिख दूं? बोलो भाई, बल्कि तुम डेल्टा हटाओ, ध्यान रहे तो डेल्टा हटा लो, डेल्टा हटा लो। अब तो समझ जाओगे E2 माइनस A1 या H2 माइनस H1, डेल्टा चेक करें। अबे H तो है ही एंथैल्पी का, बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे मेनली क्या होता है, डेल्टा लगा इसलिए होता है कि चेंज इन एंथैल्पी की बात करते हैं, तो वो हमेशा किसी मतलब सिग्निफिकेंट टेंपरेचर पे ही बात है। E2 माइनस E1 इज इक्वल Cp की जगह लिखेंगे Cp, क्या लिखेंगे? Cp मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम T2 माइनस T। अब ये बताओ, ये दो इक्वेशन में कौन सी वाली कब यूज होगी डिपेंड करेगा क्या किया। अगर एंथैल्पी दी है तो H2 माइनस H1, इंटरनल एनर्जी दी है तो E2 माइनस। और नीचे लिख लीजिएगा क्योंकि ये तो तुम्हारे लिए लिखवा ली, नीचे नोट करके जरूर लिख जो टर्म बोल किताबों में दोनों तरफ से दिया होगा, बात समझ में आई? बेसिकली H2 माइनस H1 का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, दो अलग अलग डेल्टा हमेशा हम क्या निकाल सकते हैं? चेंज, तो चेंज का चेंज निकलेगा, बात समझ में आ रही है? यानी H कोई निकाल के देने वाला नहीं। नीचे लिख लीजिएगा बेसिकली, ऐसे लिखो बेसिकली H2 माइनस H1 इज इक्वल टू डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1, गलती नहीं होगी। E2 माइनस E1 इज इक्वल टू डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1। कोई ये नहीं कहेगा ना कल को आपके मेरे पास इस साल ये बताइए ये भी तो डिफरेंस है, तो क्या डबल डेल्टा लगाते हैं? तो डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात सवाल देखिएगा। और इन दोनों इक्वेशन को ही क्या नाम दे, ये क्या कहलाएंगे? किरचॉफ्स इक्वेशन। यही है किरचॉफ जो सॉल्व करके निकालना। पहले डेल्टा H बराबर H2 माइनस H0 नहीं है, वो तो सबको पता है, वो थोड़ी किरचॉफ। सवाल देखना बस, सवाल कैसे फ्रेम? फॉर द रिएक्शन N2 plus 3H gives 2 times ammonia, delta H is equal to 91 minus 91.9 kilojoule at a 27 degrees Celsius. At a 27 degrees Celsius, what will be heat change? What will be heat change at a 47 degrees Celsius? At a 47 degrees Celsius, if the molar heat capacity at constant pressure R, और आगे लिखा है N2 के लिए 28.5 किलो जूल मोल इनवर्स पर केल्विन इनवर्स
H2 के लिए यही वैल्यू 28.3 है, जूल मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, और अमोनिया के लिए 37 यूनिट वाइज। क्या फार्मूला लगाओ, ऐसे सॉल्व करोगे। अगर ये सवाल आ गया तो आप वहां क्या करोगे, ये करोगे। फॉर्मूला कौन सा है? देखो सवाल में पकड़ो कहां से मिलेगी। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब बोलो गए ये सीपी वाला मामला है, तो फॉर्मूला सीपी वाला लगे। ऑपरेशन में तो डेल्टा एच आता है एंथैल्पी, तो क्या लिखो, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1, सही यही तरीका, इसलिए इस तरीके में लिखूंगा, इज इक्वल टू डेल्टा Cp, डेल्टा Cp और इनटू T2 माइनस, ठीक। पहली चीज मुझे ये बता, डेल्टा H, क्या डेल्टा H की यूनिट क्या किलो जूल है, बोलिए। तो एनर्जी की यूनिट सेम होनी चाहिए, तो क्या डेल्टा Cp की यूनिट किलो जूल में रखेंगे। यही सवाल में गलती होगी थर्मो में, और कुछ गलती नहीं हो। यूनिट को क्या रखेंगे, सेम, पहली बात। दूसरा, डेल्टा Cp को निकालेंगे और कैसे निकालेंगे, सी प्रोडक्ट माइनस सी रिएक्टेंट, बल्कि ऐसे सीपी प्रोडक्ट प्रेशर है ना कांस्टेंट, और सीपी रिएक्ट, यही तो होगा बेटा, ऐसे ही निकालें। ठीक है, इससे क्या निकलेगा, डेल्टा सी। ठीक है, आइए प्रोडक्ट की बात करें। पहली चीज रिएक्शन ये दी, N2 plus 3H2 gives 2 times अमोनिया। याद रखना, क्या अपने को जो कुछ भी गिवन है वो पर मोल गिवन, इसका मतलब जितनी बार वो है उतनी बार मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा। तो क्या मैं ये लिखूंगा प्रोडक्ट में, समझना, 2 टाइम्स, देखो 2 टाइम्स। अब प्रोडक्ट में कौन है, अमोनिया, तो अमोनिया का क्या लिखोगे, मोलर हीट कैपेसिटी, कहां है अमोनिया, 37, यानी 2 गुणे 37। समझ में आया कि नहीं, बोलो भैया। माइनस डब्बे के अंदर बंद कर दी क्योंकि रिएक्टेंट ज्यादा है। N2 क्या, N2 एक बार है, यानी 1 N2 के पास पहुंचे 28.5 प्लस 3 टाइम्स हाइड्रोजन के लिए दिया है, सेम है क्या, 28.3 ये। लेकिन तो ये सब करते समय एक बात याद रखना, तुमने सब कुछ किसमें रखा हुआ है, जूल। मुझे ज्यादा नहीं पता, मुझे बाकी यूनिट से कोई किसमें लिया है, जूल। और तुम जब ऊपर लिखोगे तो किसमें लिखोगे, किलो। ये तुम बात कर चुके। निकालो डेल्टा Cp, बताओ वैल्यू, बताओ भाई, तुम्हारी जिम्मेदारी है। डेल्टा Cp
-39.4 बोलो। और किसमें आया है? जूल। किसमें आया बेटा? जूल। बाकी यूनिट नहीं, जूल में आया। रखेंगे किसमें? किलो जूल। चलो आ जाओ, अब ये बताओ, सुनते जाना। पूछा है व्हाट विल बी हीट चेंज। अब सुनिएगा, क्या ये T1 होगा और ये डेल्टा H1 होगा। याद करो, पीछे लिख रहे थे डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 में डेल्टा H1 T1 टेम्परेचर पे है और डेल्टा H2 T2 टेम्परेचर पे। तो ये T1 है तो इसी का होगा डेल्टा H1। और पूछा किसका गया? 47, यानी ये क्या है? T2। और सवाल में जो पूछा है यानी डेल्टा H2 हमसे पूछा गया, यही तो मतलब है। तो आइए डेल्टा H2 निकालना है। डेल्टा H1 दिया है, माइनस नहीं लिख ले, 91.9 माइनस से पहले से बाहर आता है, इज इक्वल Cp रखना है। साइन क्या है? माइनस 39.4 इंटू 10 की पावर माइनस, तब तो किलो जूल बना। अरे यार, जूल को किलो जूल बदलने के लिए और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना। ठीक, अंदर टेम्परेचर क्या डेल्टा T है? बोलो। और केल्विन में नहीं बदलना, डिफरेंस वही रहता है 47 और वो 27, यानी डिफरेंस में लिखा जाएगा 47 माइनस 27, तो डायरेक्ट आ जाएगा 20 के आंसर। डेल्टा H2 सॉल्व करना है। डेल्टा H2 प्लस 91.9 माइनस 39.4 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 20, ये माइनस है, बताओ भी। और जो भी डेल्टा H निकालोगे H2 वो किलो जूल में है, सॉल्व करके बताइए। तरीका समझ में आ रहा है? मोलर हीट कैपेसिटी की चीजें निकालनी पड़ेगी, वैल्यूज निकालनी। डेल्टा H2 बेटा आएगा मेरे हिसाब से जो आंसर है, आपने कितना सॉल्व कर दिया? -92.688 किलो। चले सुनो, बहुत हीरो नहीं बनना होता है। 39.4 का मतलब 40, बोलो ना यार, 40 और ये 20, समझना, 40 20 80 है, 40 और 20 बता रहे, कह रहे 80, 40 और 20 80 कर लो, ये 40 और ये 20 दोनों का एक जीरो खा गया ये, तो 10 की पावर -1 खड़ा है और यहाँ से केवल 1 आया। कितना आया? 8। क्या ये 0.8 आएगा? और यहाँ से -91.9 आएगा, दोनों का साइन माइनस यानी जुड़ेगा, -91.9 माइनस 0.8 अप्रॉक्सीमेट 92.7, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब लोग गुणा ही कर रहे हैं। अरे बिल्कुल एक्यूरेट निकालो, गुणा वो छोड़ दो, है ना। वैसे भी 6 के बाद 8 आ रहा है, 0.7 करीब, बहुत एक्यूरेट नहीं निकालते। चले, डेल्टा H और डेल्टा E के बीच का रिलेशन, दो रिलेशन, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा Hg R इंटू T। तो ये कब कब वैलिड है? क्या कांस्टेंट रखेंगे कब फॉर्मूला बदलते?
एट कांस्टेंट प्रेशर अगर लिखा है सर, क्या लिखा है? एट कांस्टेंट प्रेशर, तो डेल्टा एच और डेल्टा ई का ये वाला रिलेशन यूज करना, फिर डेल्टा बी वाला। और अगर लिखा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या लिखा है बेटा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो आप ये वाला रिलेशन यूज करें, याद रखना। अब डेल्टा एच को नाम देना शुरू करें। अभी तक तो क्या था? डेल्टा एच रिएक्शन की एंथैल्पी है, चेंज इन एंथैल्पी है। रिएक्शन की तो 50 तरीके की है, कभी फॉर्म कर रहा है, कभी कंबशन हो रहा है, कभी डिसोसिएशन हो जाएगा, तो आपको उसके लिए अलग-अलग टर्म यहां पर यूज करना। चले तो हेडिंग डालिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन।